जय हिंद बाबू, नमस्कार। आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। ये आज का दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में हमने पहले क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था और आज 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हुए थे फिजिक्स, क्लास 12 के फिजिक्स में। ठीक है, आइए और हम लोग फिर आज देखने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आइए हम लोग समय को देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर, मीटर गुणे कूलाम, मीटर प्रति कूलाम, नॉन यानी कोई नहीं। आइए देखते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व। तो रेखीय घनत्व क्या होता है बाबू? रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व का मतलब होता है, रेखा का मतलब हो गया लंबाई, रेखा का मतलब क्या हो गया बाबू? लंबाई। यानी कोई रेखा तार है, ठीक है, तार पर अगर Q आवेश दिया गया है, इसकी लंबाई L है, अगर L लंबाई पर Q आवेश दिया गया है तो एक लंबाई पर कितना होगा? तो इसको हम बोलते हैं Q बटा L, Q बटा L। यानी कि आवेश और लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। इस तरीके से इसका मात्रक निकालेंगे तो कूलाम ऊपर हो जाएगा और बटा में मीटर आएगा, कूलाम प्रति मीटर। यानी हमारा पहला आंसर सही हुआ। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। कौन? ए, कूलाम प्रति मीटर। इस क्वेश्चन में हमने ये क्या सीखा कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? तो इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र होता है Q बाई एल, इसको लेमडा से सूचित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? तो ये विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र E होता है, इसका विमीय सूत्र निकालना है। तो E बराबर एक सूत्र होता है F बटा Q, बल बटा आवेश, बल बटा आवेश यानी विद्युत बल है, विद्युत बल बटा आवेश। आप बताइए बल का विमीय सूत्र कितना होता है बाबू? mLT-2 और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। अगर हम इसको मैनेज करते हैं ऊपर ले जाकर के, तो m l t के पावर -2 है और यहाँ से 1 है, 1 जाएगा ऊपर तो -3 हो जाएगा और a के पावर कुछ नहीं थी, यहाँ 1 छुपा है, ये भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। यानी इस तरह से विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र कितना हो गया बाबू? mLT-3 a-1। देखा जाए किसका बीमा जो है समान है? mLT2 कह रहा है, गलत है, T-3 a-1 ml, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कोई मैच कर रहा है क्या? अब देख रहे हैं क्या कि m दिया है, l दिया है, T3 दिया है मैच और a के -1 नहीं दिया है, यानी गलत दे दिया है। और डी वाला ऑप्शन में भी गलत दे दिया, l के l2 कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग समझ पा रहे हैं, मैच करा लिए। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 8 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बाबू, अब हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक धातु का गोला है, धातु का गोला समझ में नहीं आए तो समझिए कि एक लोहे का फुटबॉल है। ठीक है, जो बच्चा रबड़ का फुटबॉल खेलता है समझिए कि एक लोहे का फुटबॉल है। ठीक है, अब उस पृष्ठ से, ये पृष्ठ पर आवेशित है, आवेशित का मतलब इस पर आवेश बैठा हुआ है, प्लस या माइनस कोई भी आवेश हो सकता है। अब कह रहा है कि इस पृष्ठ से अगर अंदर क्यों जाते हैं तो इस पृष्ठ पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी होगा। लेकिन जैसे ही पृष्ठ के भीतर जाएंगे हम, तो कह रहा है कि पृष्ठ के भीतर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो पहले हम ये सोचेंगे ना कि इस चालक के भीतर आवेश का मान क्या होगा। अगर पृष्ठ पर आवेश का मान Q है तो क्या इसके भीतर भी आवेश Q होगा? नहीं, क्योंकि कोई भी आवेश जो होता है चालक के बाहरी सतह पर ही स्थित होता है, फैल जाता है, अंदर प्रवेश नहीं करता है। अगर अंदर आवेश का मान 0 है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए इस ऑप्शन में क्या 0 कहीं दिया है? घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है, 0 होता है। बिल्कुल सही जवाब
डी आंसर। नोवा का आंसर कौन सा होगा बाबू? डी। सीधा जानिए, कहीं भी केंद्र या कहीं भी कहे अंदर कह देगा तो अंदर आवेश का मान शून्य है। आवेश का मान जहां शून्य होगा वहां विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एगो दूगो नहीं, n गो विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यानी कि अगर मान लिया जाए कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे द्विध्रुव रखे हुए हैं। मान लीजिए एक द्विध्रुव हो गया, इधर एक द्विध्रुव हो गया, ठीक है, इधर एक द्विध्रुव हो गया, बहुत सारे द्विध्रुव रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे करके n गो कितना आवेश रखेंगे बाबू? द्विध्रुव रखे गए हैं n, ये n बार द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, अभी सभी द्विध्रुव को मान लेते हैं। एक पर होता है प्लस Q1, एक पर मान लिया कि माइनस Q1, ये दूसरा है तो Q2 और ये माइनस Q2, ये तीसरा है तो Q3 और तीसरा है तो ये माइनस Q3। ठीक है, तीसरा द्विध्रुव पे इस तरह से n पाएगा Qn और ये माइनस Qn, क्योंकि द्विध्रुव पे हम जानते हैं कि दोनों द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक तरफ प्लस होता है तो एक तरफ माइनस होता है, दोनों बराबर होता है। अब कह रहा है कि इन द्विध्रुव हैं तो इस पे जितने भी आवेश हैं, इस टोटल आवेश से बंद पृष्ठ से बताइए कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? निकलने वाले बल रेखा की संख्या बताइए। ठीक है बाबू, तो ये बताइए, हम लोग पढ़े हैं गॉस पर में से कि फाई फ्लक्स बराबर क्यू नेट का 1/ε0 गुना टोटल आवेश। नेट का मतलब टोटल आवेश। इस द्विध्रुव में कुल आवेश निकालना होगा तो पहले एक द्विध्रुव का आवेश जोड़ेंगे हम, प्लस Q और माइनस Q, तो क्या मिलेगा? 0। दूसरा भी जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 0। तीसरा भी 0, क्योंकि प्लस से माइनस से कट जाएगा। इस तरह से जितना भी द्विध्रुव होगा, दो नहीं 200 भी द्विध्रुव होगा ना, तो सारे एक दूसरे को अपने आप से ही प्लस माइनस से मर जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और उस पृष्ठ के भीतर टोटल आवेश का मान क्या रहेगा? 0। यानी 0 गुणे 1/ε0 निकालेंगे, इसका मान कितना आएगा? फ्लक्स का मान 0। यानी विद्युत फ्लक्स का आंसर क्या होगा बाबू? 0 होगा। यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव हो तो उससे कितने फ्लक्स निकलेंगे? तो क्या होगा बाबू? देखिए, आपको गुमराह करने के लिए n भी दिया हुआ है। ठीक है, सही आंसर होगा डी। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। अगर हमारी लिखावट थोड़ा सा आपको छोटा नजर आ रहा हो या साफ नहीं आ रहा हो, आप कमेंट में हमें एक बार कमेंट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड की आकार छोटी है, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन भी कम समय में आपको ज्यादा मिल पाए। ठीक है, कोई भी चीज की दिक्कत हो आप कमेंट में एक बार जरूर कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियो में उसको सुधार लेकर के आए। ठीक है बाबू, आइए हम इसके आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी प्राप्ति होती है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहें चाहे विद्युत बल रेखा कहें, विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जो है ना, हमेशा प्लस से निकलकर माइनस में जाती है। ये लंबवत निकलती है और लंबवत प्रवेश करती है। ये जब भी निकलेगी ये प्लस से ही निकलेगी और माइनस में ही प्रवेश करेगी। ठीक है बाबू, ये एक काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? वास्तव में नहीं होता है, कल्पना किया हुआ रेखा है। इस पर हमेशा एकांक धनावेश चलता है। क्या चलता है बाबू? एकांक धनावेश चलता है। तो आइए हम जानते हैं विद्युत बल रेखा के बारे में। जिस जगह पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा आसपास सघन होगी, पास पास में होगी, वहां हम बोलेंगे, जैसे मान लिया यहाँ 1 नंबर पॉइंट है और यहाँ 2 नंबर पॉइंट है, तो पूछ दे कोई कि ये बल रेखाएं ऐसे जा रही है इधर से इधर 2 1 के पास, तो देखिए बताइए 1 और 2 में कहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक है? कौन विद्युत क्षेत्र अधिक है बाबू? 2 वाला कि 1 वाला बिंदु का? तो हम बोलेंगे कि जहां बल रेखाएं आपस में पास पास में होगी, ज्यादा सघन होगी, वहां विद्युत क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होगा, और जहां ज्यादा गैप देकर होगी स्पेस में, यानी फाक फाक होगी, वहां कमजोर होगा। यानी कि यहाँ विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है 1 वाला। ठीक है, अब दूसरा चीज कि यानी कि विद्युत बल रेखा जो है क्षेत्र की शक्ति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बाबू? क्षेत्र की शक्ति को दर्शाता है। दूसरा चीज कहता है कि अगर विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर, अगर ये ए है तो ये बिंदु पर की विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया ए।
अगर बी यहाँ है या बी पर स्पर्शरेखा खींचते तो ऐसे आएगा, तो ये बी बिंदु का विद्युत क्षेत्र हो गया। यानी कि विद्युत बल रेखा जो है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी दर्शाता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी दर्शाता है। यानी कि एक जो हो गया शक्ति भी दर्शाता है कि कौन कमजोर है, और ये क्या दिखाता है बाबू, दिशा भी दिखाता है। ठीक है, 2 नंबर। और देखिए क्या दिखाता है, तो कह रहा है कि आवेश की प्रकृति भी दिखाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ इसके अंदर कोई बल रेखाएं प्रवेश कर रही हो, तो क्या बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा आवेश हो सकता है, बता सकते हो? तो हम इस प्रकार देखेंगे कि अगर बल रेखा प्रवेश कर रहा है, तो बल रेखा किसके अंदर प्रवेश करता है बाबू, हमेशा माइनस के अंदर, ऋण आवेश के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, यानी जरूर इसके अंदर जो आवेश होगा कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, यानी कि इससे आवेश की प्रकृति भी पहचान में आती है। आवेश की क्या पहचान में आती है बाबू, आवेश की प्रकृति। अगर निकलने वाला होता तो बोलते कि प्लस। विद्युत बल रेखा एक खुली परिपथ है, यानी यहां से यहां जाती है, लेकिन इधर से रिटर्न दोबारा माइनस से प्लस में कभी नहीं आती है, हमेशा प्लस से माइनस में ही जाएगी। चलिए इतना चीज जान लिए। अब आते हैं ऑप्शन पर कि विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्षेत्र की शक्ति मिलती है, प्राप्त होती है? तो हाँ, जहां अधिक बल रेखाएं होती है वहां क्षेत्र शक्तिशाली होता है, जहां कम होती है वहां पर कमजोर होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्षेत्र की दिशा की प्राप्ति होती है, तो हाँ ये भी सही है। विद्युत बल रेखा के जिस बिंदु पर भी आप स्पर्श रेखा खींचेगा, उस बिंदु पर का स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, ये भी सही है। तीसरा कहता है आवेश की प्रकृति, क्या दिखाता है बाबू, तीसरा जो है आपको ये दिखाता है आवेश की प्रकृति। तो बताइए, अगर बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, तब आप पहचान पाए ना कि ऐसा कौन से आवेश हो सकता है। अगर बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर ऋण आवेश है। अगर यहाँ से बल रेखा निकलना शुरू हो गई बाहर की तरफ, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ इसके अंदर जरूर क्या है जी, धनावेश है। यानी कि बल रेखा से आप आवेश की प्रकृति भी पहचान कर रहे हैं। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ हमने ऑप्शन में लगता है ना शायद मिस्टेक हो गया है बाबू, यहाँ ऑल लिखा हुआ है था, हमसे गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ ऑल लिखा हुआ था, हमने नॉन लिख दिया यहाँ पर। यानी कि 11 का डी होगा। कौन सा होगा ऑप्शन बाबू, डी। टोटल ऑप्शन सही है। अगर नॉन लिखा होता ना तो समझिए कि ऑप्शन ही गलत दे दिया है, तीनों के तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, हमने आपको परिभाषा के साथ गुण भी बता दिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं बाबू। 12 नंबर कहता है इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यानी कि बल भी लग रहा है और इकाई आवेश पर लग रहा है, इस बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई कहते हैं, यानी ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका एक और नाम है विद्युत विभव प्रवणता भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें कौन सा नाम दिया है। 12 नंबर में इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाह, गलत जवाब। विद्युत विभव, गलत जवाब। विद्युत स्पेस, गलत है। विद्युत क्षेत्र, यहाँ होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए, लेकिन दिया है विद्युत क्षेत्र दिया है, तो हम इसी को सही चुनेंगे, मानेंगे। और इसका सही आंसर हुआ इस प्रकार 12 का सी, 12 का सी आंसर सही हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है और उनके एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला अब नया जो बल है वो पुराने बल की तुलना में क्या हो जाएगा, पुराने पहले बल की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला बल को देखेंगे जब अभी कुछ परिवर्तन नहीं किया गया हो। तो मान लिया कि शुरू में ये दो आवेश हैं, ठीक है बाबू, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। इसका आवेश का मान है q1, इसका आवेश का मान है q2। इस समय जो बल लग रहा है नया पुराना वाला है, तो इसको मूल बल कहते हैं। मूल माने ओरिजिनल, शुरुआत का बल। आप F1 और F2 भी मान सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, शुरू वाले बल को 1 कर देंगे, लास्ट वाला बल को 2 कर देंगे। ठीक है, अब बताइए F बल जो लगेगा, F मूल बल यानी शुरू वाला बल, इसको क्या कहेंगे फॉर्मूला में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन
अब कह रहा है कि बदलाव करने पर, परिवर्तन करने पर, बदलने पर, मान बदलते हैं तो बदलने पर, अब बदलिएगा तो कहता है कि दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो r/2 कर देते हैं। इसमें से किसी एक आवेश को आधा कर देना है, यानी Q1 को आधा कर दीजिए चाहे Q2 को। हम Q1 को Q1 रहने देते हैं, Q2 को आधा कर देते हैं, Q2/2। अब कहता है इसके बीच जो लगेगा बल, उस बल को हम नया बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर उसको पुराना बल मूल बल कहते हैं तो इसको नया बल। अभी जो नया बल है इसका सूत्र निकालेंगे हम, तो सूत्र होगा 1/4πε0। अब पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश कितना है बाबू? Q2/2/r²। r यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है? r/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे हम, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। अब बताइए, 2 लटक के नीचे आ जाएगा ना बटा में, ये r²/2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब इस 2 से 2 कटाएंगे हम, 2 कट जाएगा। इसको आगे बढ़ाइएगा आप तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। और ये बटा का जो 2 है यहाँ पर, ये 2 यहाँ से पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा। यानी नया बल का सूत्र क्या मिला बाबू? 1/4πε Q1 इंटू Q2/r² इंटू 2। अब बताइए, ये 2 मिला। अब इस 2 को हम यहाँ से देखिए, ये नया पुराना बल का सूत्र क्या है? यहाँ पर 1/4πε Q1 इंटू Q2/r² इंटू 2। यानी कि देखिए, इस पुराने वाले बल का 2 गुना अधिक हो गया। इसको हम चाहें तो हम इतना के बदले, जो आइटम मिल रहा है आपको, इतना बड़ा आइटम, इसके बदले आप लिख सकते हैं कि मूल बल, यानी कि शुरू का बल गुणे 2 बराबर नया बल। यानी कि बताइए, नया वाला जो बल है वो क्या कर रहा है बाबू? मूल बल का दुगुना है। मूल बल का क्या है जी? दुगुना शक्तिशाली है। अब इसमें बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा? आधा गुना के, दुगुना के, 3 गुना के, इनमें से कोई नहीं, दुगुना होगा। बिल्कुल सही जवाब। आप एक बार फिर से एक बार मिला लीजिए, हमारे कैलकुलेशन को स्टॉप कीजिए और इसको समझ लीजिए वहां से, ठीक है? फिर डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 का सही आंसर जो हो गया, बी आंसर सही हुआ। आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है बाबू? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी राशि सदिश है? सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो और साथ में सदिश जोड़ के नियम का पालन भी करता हो। सिर्फ दिशा और परिमाण नहीं, सदिश जोड़ के नियम का पालन भी करता हो। आप कमेंट, अब हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जवाब देके बताइए कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, यह कौन सी राशि है? विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, यह कौन सी राशि है? आप कमेंट में इसका जवाब देंगे, ठीक है? हम सभी किसी का जवाब को इंतजार है और सब किसी के जवाब को हम रिप्लाई देंगे, ठीक है? आप इसलिए आप जवाब देना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कौन सी राशि सदिश है? तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है, ऊर्जा जो है कोई भी ऊर्जा हो अदिश राशि होती है। विद्युत तीव्रता ई क्या है जी? एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश है, क्योंकि विद्युत तीव्रता ई जो होती है इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से होती है बाबू? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। चलिए ये जान गए। अब आगे कहता है कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब ε0, ठीक है बाबू? अब आइए हम जानते हैं, F बराबर एक सूत्र पढ़े हैं, ठीक है? 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। आइए अब हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, ठीक है? आगे भी आ सकता है। हमने यहाँ पर ε0 का मात्रक निकालना है, परावैद्युतांक का सही मात्रक। एप्सिलॉन जिस चीज का निकालना है ना उसको अकेला कर देंगे, बाकी को इधर भेज देंगे। ε0 यहाँ फॉर्मूला में 1/4π ही रह जाएगा, ऊपर Q1 इंटू Q2/r²। ये एफ है ना, एफ को इधर भेज देंगे, एफ के पास 1, 4 और पाई का मान 22/7। ये संख्यात्मक मान है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसके मात्रक पर ध्यान नहीं देना है। मात्रक इसका बनने वाला है। अब देखोगे तो इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है कूलाम, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर।
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया कूलाम इंटू कूलाम को बोलेंगे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो -2। इस प्रकार परावैद्युतांक का जो विमीय सूत्र होता है, कौन सा मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक कौन सा होगा बाबू, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। कूलम्ब स्क्वायर पहले देखा जाए, कूलम्ब स्क्वायर कहाँ है, गलत है, कूलम्ब स्क्वायर यहाँ है तो न्यूटन माइनस में नहीं, ये भी गलत है, कूलम्ब स्क्वायर ये भी गलत है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी सही जवाब जो है इसका डी हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बाबू, 15 का डी। ठीक है, आप थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, थोड़ा सा लाइनिंग जो है एकदम सब हमने सही से लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको अप डाउन। ठीक है, चलिए बाबू इसके आगे वाले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल पे, 16 नंबर सवाल ये कहता है कि निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। निर्वात का मतलब हवा का है या निर्वात का है, निर्वात का तो मतलब होता है जहां हवा भी ना हो, लेकिन निर्वात उसी को मान लेते हैं भौतिकी में जहां हवा होता है उसको भी सेम माना जाता है। तो निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, यानी निर्वात की विद्युतशीलता की गुण क्या होती है। तो हवा या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है परावैद्युतांक होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान ये बताइए कितना होता है। तो कह रहा है 8.854 गुण 10 के पावर -12, ठीक है, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। देखें तो इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 8.85, 4 तो दिया नहीं है लेकिन 4 ये टोटली होता है, और नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए। 8.85 10 के पावर -12, 10 के पावर माइनस ये नहीं है, 11 भी खत्म है, +12 ये भी खत्म है, 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। बिल्कुल इस आंसर से मैच कर रहा है ये, यानी आपका सही आंसर हो गया ए। 16 का सही आंसर क्या हो गया बाबू, ए। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। तो पृष्ठ घनत्व का सूत्र हमने क्या जानते हैं बाबू, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए, Q बटा ए, यानी इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, अगर मान लीजिए कोई चादर है धातु का और इस पर टोटल पर आवेश फैला हुआ है Q आवेश, कितना फैला हुआ है Q आवेश, ठीक है, अगर इसमें टोटल आवेश Q फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है ए क्षेत्रफल पर Q आवेश, तो एक क्षेत्रफल पर कितना आवेश, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, चूंकि ए क्षेत्रफल पर Q आवेश फैला है, ठीक है, फैला आवेश बराबर Q, इसलिए एक क्षेत्रफल पर, एक क्षेत्रफल मतलब इकाई क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो जाएगा Q बटा ए। इकाई क्षेत्रफल फैले आवेश को ही पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बराबर Q बटा ए। देखिए तो क्या दिया है सूत्र, सिग्मा बराबर Q बटा ए दिया है कहीं, सिग्मा बराबर Q बटा ए, सिग्मा बराबर Q बटा ए, पहला ऑप्शन ही सही है 17 का ए। ठीक है, इस प्रकार हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक बताइए। अब बताइए 18 नंबर क्वेश्चन में विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है, P बराबर होता है Q इंटू 12, द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब कि जहां दो आवेश हो, आवेश के रूप में एगो प्लस हो एगो माइनस हो, और दोनों के बीच की लंबाई 12 हो, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, तो देखिए P बराबर होता है Q इंटू 12, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, यानी इसका मात्रक क्या होता है बाबू, कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ये गुणा में है ना, तो गुणा में इंटू भी दिखा सकते हैं, डैश भी दिखा सकते हैं, कूलाम मीटर। आप छोटा सा cm मत लिखिएगा, cm मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा, कूलाम वैज्ञानिक का नाम है ना, इसलिए इसको हम लोग छोटा में ना लिख करके बड़ा में C या छोटा में m लिखेंगे, C फॉर कूलाम, m फॉर मीटर। ठीक है, चलिए कौन सा आंसर सही होगा बाबू, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। देखिए तो कौन सा आंसर सही है, कूलाम मीटर, कूलाम न्यूटन, कूलाम मीटर, कूलाम, कूलाम प्रति मीटर, यानी सही आंसर बी। ठीक है, देखिए बाबू जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो रिजल्ट भी क्लियर होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसलिए हमने हर एक क्वेश्चन को, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मुझबानी बता देना चाहिए था, हमने उस क्वेश्चन को भी एक फॉर्मूले के साथ एक परिभाषा से जोड़ करके बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपका कुछ समय जरूर अधिक लग रहा होगा,
ठीक है। लेकिन एक अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दिमाग में जाए, ताकि आप एग्जाम के समय में आप भुलाए नहीं, मेरी बातें आपको याद आए और आसानी से उसको डील कर पाए। अगर नहीं भी याद आए ना तो आप गुणा भाग करके भी आप उसको निकाल लें, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 18 का क्वेश्चन तो देख लिया आपने, बी आंसर होता है। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का है E बराबर, तो हम E बराबर होता है F बटा क्यू, F बटा क्यू। E बराबर होता है F बटा क्यू, बल बटा आवेश। इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। इसको सूत्र बैठाएंगे तो क्या होगा जी बाबू? न्यूटन प्रति कूलाम। देखो तो कौन सा ही सही है? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये विद्युत तीव्रता है, विद्युत तीव्रता का है, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, ठीक है। ई बराबर F बटा क्यू, F का मतलब बल, ठीक है। अब बताइए यहाँ विद्युत तीव्रता जो है इसका देखा जाए मात्रक न्यूटन कूलाम, गलत है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर। हमको सिर्फ चाहिए न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी, बिल्कुल सही है, बी, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है बाबू कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। अब बताइए E बराबर होता है F बटा क्यू, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। देखिए तो कौन सा आंसर सही है? E बराबर क्यू बटा एफ, सही है, गलत है, ये भी गलत। E बराबर एफ क्यू है, नहीं, गलत है। E बराबर 1/2 एफ क्यू, ये भी और गलत है। E बराबर ए बाई क्यू, ये बिल्कुल सही है। सही कौन सा है बाबू? ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, E बराबर ए बाई क्यू, यानी 20 का सही आंसर है ए, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सही है? इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सही है? तो देखा जाए तो ये आवेश का मान दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.602 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बाबू। ये आवेश का मान निकाला कैसे गया? तो एक मिल्कन नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि तेल की बूंद, मिल्कन तेल बूंद का प्रयोग करते हैं उसे हम, उसी प्रयोग से उसने आवेश का मान निकाल रहा था। उसने प्राप्त किया कि सबसे छोटा आवेश का मान निकाला जा सकता है, तो इतना ही निकाला जा सकता है, अब उससे छोटा मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे आवेश के लिए। इसे छोटा संख्या है, लेकिन छोटा संख्या बन सकता है, लेकिन उस किसी भी पदार्थ पे जो आवेश का मान है वो इससे छोटा नहीं बन सकता है। इसीलिए इस आवेश को, छोटे आवेश को ही मूल आवेश मान लिया, ठीक है। और इस आवेश को ही हमने इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसका नाम दे दिया मूल आवेश। अब देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? तो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया है? 1.602 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखा जाए ये 18 है, गलत है। ये -19 1.602 सही है, लेकिन देखा जाए तो प्लस दिया है। ये 16 दिया है, ये भी 16 दिया है, 16 वाला गलत हो गया, 18 वाला गलत हो गया, 19 वाला सही है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिया है, यहाँ होना चाहिए था माइनस। अगर नहीं दिया है, प्रकृति चिन्ह नहीं लिया है, तो हम इसी को सही मान लेंगे, ठीक है। प्रकृति का चिन्ह नहीं लिया कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ठीक है। इस तरीके से हम आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हुआ। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जो होती है एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? सुनिए, एप्सिलॉन आर कहते किसको है आपेक्षिक परावैद्युता? तो कहता है कि दो आवेश, अगर मान लिया जाए दो आवेश हैं, एक यहाँ पर Q1 है और एक यहाँ पर आवेश कौन सा है बाबू? Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है। इन दोनों आवेशों को मान को वही रखना है, आवेश का मान नहीं बदलना है और दूरी भी नहीं बदलना है। इसको एक बार हवा में रखा जाए, कहाँ रखा जाए? हवा वाले क्षेत्र में रखा जाए। कहाँ रखा जाए बाबू? हवा वाले क्षेत्र में। एक बार इनको उठा करके किसी माध्यम में रखा जाए, कहाँ रखा जाए? माध्यम माने कि माध्यम जल भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वही आवेश रहेंगे और वही दूरी भी रहेगी। यहाँ Q2 है तो Q2 रहेंगे, यहाँ Q1 है तो Q1, दूरी भी R रहेगी। अगर दो आवेश हैं एक दूसरे से R दूरी पर हैं, तो उनको एक बार हवा में रखेंगे तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा F एयर, यानी F हवा वाला बल को F1
और माध्यम में लगने वाले बल को F2 कह लें, तो कहता है कि हवा में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है बाबू, जब आप इसका मान निकालोगे ना तो ये कट छट के जो आएगा वो अलग आएगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आइए देखते हैं, हमने बता दिया तो अब समझा देते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर एफ, हवा में लगने वाला बल है तो इसको हम एफ एयर लिख लें बाबू, कि हवा लिख लें, एफ हवा, और इसको हम एफ माध्यम के लिए एम लिख लेते हैं, मीडियम। ठीक है, अच्छा इसको हवा के लिए एयर लिख लेते हैं, एयर। ठीक है, एफ एयर यानी कि फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। और फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आई Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका जब मीडियम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका सूत्र बनेगा F 1/4 एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा क्योंकि माध्यम है ना, और यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये वाला आइटम से ये वाला आइटम सीधा कट जाएगा, कट जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो एप्सिलॉन आर बराबर ये 4 एप्सिलॉन लटक के नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पलटी मारेगा तो छत पर चला जाएगा। जो छत पर गया पहले उसको भेजते हैं 4 एप्सिलॉन, और जो लटक के नीचे आया उसको लिखते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 कट गया, क्या बचा बाबू? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है मेरी परिभाषा कि आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं? एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक परावैद्युत या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं? तो दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों तो उनको हवा में रखने पर लगने वाला बल और किसी माध्यम में रखने वाले बल के अनुपात को, पहले हवा वाला बल होगा तब माध्यम वाला होगा। ये उल्टा बोलिएगा, माध्यम पहले हवा बाद में, गलत हो जाएगा। हवा में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले को रखेंगे हम, तब कट छट के जो मान आ रहा है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, देखे तो कौन सा सही है? एप्सिलॉन आर बराबर, देख रहे हैं बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, यानी आपका 22 का सही आंसर जो हो गया ए हो गया। ठीक है बाबू, 22 का सही आंसर हो गया ए। अब आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 या 81 होता है। ठीक है, यानी कि 81 ए दिया है, सही जवाब है। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो होता है बाबू जल के लिए 80 या 81 होता है। ठीक है, और हवा के लिए 1 होता है। हवा के लिए कितना होता है एप्सिलॉन आर का मान? हवा के लिए 1 होता है। और धातु के लिए अनंत होता है। धातु के लिए कितना होता है बाबू? धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। ठीक है, अगर वही पूछा जाए, यहां तक समझ गए, हवा के लिए 1, धातु के लिए अनंत, और इसके जल के लिए 80 होता है। तो क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है? पानी का परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? देखिए हवा के लिए कितना होता है बाबू? 1 होता है, बिल्कुल सही, यानी 0 नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, क्या होगा? 1 होगा। अब कहता है 25 नंबर सवाल, इसका आंसर डी हो गया। आते हैं 25 नंबर सवाल पे। 25 नंबर सवाल कहता है कि इनमें कौन सही है बताइए। तो हमने इस फॉर्मूले को इसी पेज में सॉल्यूशन में कितना बार पढ़ चुका है बाबू? हम लोगों ने E बराबर एफ बाई क्यू होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E सदिश से एफ सदिश से, क्यू के ऊपर तीर नहीं दिए, कैसे क्यू आवेश जो है सदिश नहीं होता है। ठीक है, देखे तो कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन गलती है, क्यू बटा एफ कह रहा है। E बराबर क्यू बटा एफ, ये भी गलत है, E बराबर एफ बटा क्यू होता है, गलत गलत। E बराबर क्यू एफ, ये भी गलत है। कौन सही है? E बराबर एफ बटा क्यू। ठीक है, इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी के लिखावट में या कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तब जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। वायु को मतलब हवा में अगर कोई इकाई धनावेश है, यानी एक कूलाम आवेश है धन आवेश, इसके चारों ओर अगर हवा का कोई बंद पृष्ठ माना जाए, तो कह रहा है हवा का कोई बंद पृष्ठ माना जाए, इससे कितने फ्लक्स निकलेंगे, इसे जो फ्लक्स निकलेंगे, ठीक है, तो कितने फ्लक्स निकलेंगे। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो अभी बताइए एक कूलम आवेश से निकलने वाले फ्लक्स का मान फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना रखेंगे बाबू, एक कूलम है प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना फ्लक्स हो जाएगा। इसको हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में देख रहे हैं 1/एप्सिलॉन नॉट दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया, ये गलत है, ये भी गलत है। अब देखते हैं इसको हम एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। यानी इस तरीके से देखा जाए तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बाबू, 5 बराबर एप्सिलॉन नॉट के पावर -1, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कहता है कूलाम नियम का सदिश रूप क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कूलाम नियम का सदिश रूप क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। इसका मतलब ये समझते हैं, अगर दो आवेश है ना यहाँ पर, और दोनों आवेशों का मान अगर एक का मान है Q1 और एक का मान है Q2 और दोनों के बीच की दूरी R है, तो इसके बीच में जो बल लगता है ना F, उस F का सूत्र है, आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर। अब इसी को सदिश रूप में लिखना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये बल हो गया और ये इसका मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इसके साथ ये अगर सदिश है तो यहाँ से यहाँ तक परिमाण हो गया, और इसके साथ एगो दिशा डाल देंगे एकांक सदिश, तो दिशा भी आ जाएगा, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों मिल जाएगा तो सदिश हो जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन सही आंसर है। अब आप देखेंगे आंसर में कि इसका ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ आर कैप है तो ये आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आर कैप का मान 1 होता है, एकांक सदिश है। तो इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, और आर कैप को सदिश के रूप में बदलेंगे तो R बटा R होता है। ठीक है, इसको हम लोग मोड में भी लिखते हैं, खड़ा पाई जो होता है मोड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं बिना लिखे हुए भी। अब इसको आप देखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R क्यू हो जाएगा और सदिश R हो जाएगा। देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऊपर वाला बॉक्स या नीचे वाला बॉक्स। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ R क्यू दिया है लेकिन यहाँ R सदिश होना चाहिए, वेक्टर R होना चाहिए, यहाँ R कैप दिया है, यानी गलत जवाब। Q1 इंटू Q2 बटा R क्यू दिया है लेकिन ये सदिश का चिन्ह नहीं दिया है। तीसरा हम देखते हैं R क्यू दिया है लेकिन यहाँ R कैप दिया है, R क्यू में R सदिश होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि R क्यू है और R सदिश है, यानी बिल्कुल सही आंसर कौन सा ऑप्शन है बाबू, डी। कौन सा ऑप्शन है, डी। आप इसको कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ R कैप बराबर लिखा है हमने R बटा R, ये सदिश है और ये परिमाण है। ठीक है, कोई भी सदिश जैसे R कैप निकालना है ना, तो R सदिश में अगर उसके परिमाण से भाग दे दीजिएगा तो ये जो है R कैप निकल जाएगा। इसको हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश का मान जो होता है ना बाबू 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच संबंध बताइए। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, E बराबर जो होता है dV/dr, और ये माइनस में होता है क्योंकि प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य होता है वहां पर। E बराबर माइनस dV/dr, V विभवांतर है और R जो है दूरी है। ठीक है, इसे हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विभव प्रवणता।
विभव प्रवणता। चलिए देखा जाए ई और भी के बीच संबंध कौन सा सही है, माइनस डीवी बाई डी आर। ऊपर विभव विभवांतर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, दूरी रहेगा। विभवांतर दूरी बटा विभवांतर गलत है, विभवांतर बटा दूरी सही है लेकिन माइनस नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया, ये उल्टा है। ये वाला सही ऑप्शन है, यानी कौन सा सही आंसर हो गया इसका, 28 का ए। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर कहता है किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर। आइए, कहता है वोल्ट प्रति मीटर, इसका मतलब वोल्ट किसका मात्रक होता है बाबू, विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर। और मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। विभवांतर को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी, और दूरी को लिख सकते हैं डेल्टा आर। वी बटा आर को हम लोग मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बटा डेल्टा आर। ये बताओ डेल्टा वी बटा डेल्टा आर किसका मान होता है जी, ई का मात्रक होता है, ई का फॉर्मूला होता है। यहाँ माइनस लगा सकते हैं। ये बताइए इस हिसाब से देखा जाए तो वोल्ट प्रति मीटर यानी कि विभवांतर बटा दूरी जो है, ये किसका मात्रक है वो, विद्युत क्षेत्र का। किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का है। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि ये जो सूत्र है विद्युत क्षेत्र ई का सूत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसमें कह रहा है कि किसका मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत धारिता का। तीनों गलत हुआ, विद्युत क्षेत्र डी बिल्कुल सही जवाब। इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ना कि आवेश जो है क्यू बराबर क्या होता है। आवेश क्यू बराबर क्या होता है बाबू, आई टी। क्या होता है, धारा गुणे समय। धारा का संकेत होता है ए और समय का बीमा होता है टी, यानी आवेश का बीमी सूत्र क्या हो गया, ए टी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, आवेश का बीमी सूत्र ए टी। ये पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स यानी फाई का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है बाबू, फाई। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यानी फाई का मात्रक। तो हम जानते हैं ना ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस फाई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अभी हमने पढ़ा वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अगर मीटर से मीटर कट जाएगा बाबू तो क्या बचेगा, वोल्ट गुणे मीटर। यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये गुणा में रहेगा। ठीक है, देखा जाए ओम मीटर गलत है, एम्पियर मीटर गलत है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर प्रति मीटर दिया है, -1 दिया है, यानी ये भी गलत है। मीटर में -1 नहीं होना चाहिए, ये ऊपर है ना गुणा में, केवल वोल्ट मीटर होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, सी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि Q बराबर एन में n का मान संभव नहीं है। Q बराबर एन प्लस माइनस एन होता है, ये क्वांटीकरण का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है बाबू, क्वांटीकरण का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, क्वांटीकरण का, क्वांटीकरण सिद्धांत लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, क्वांटीकरण सिद्धांत है। क्वांटीकरण सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी भी चालक पर आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के रूप में होता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2000 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 4.1, 10.2 दशमलव में संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, पूरा अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो n का मान जो है पूरा अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्ण अंक यानी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताइए n का मान पूरा अंक होना चाहिए, तो इसमें n का मान क्या दिया है बाबू, 4 सही है। एक कह रहा है कि संभव नहीं है, तो 4 तो संभव है, 8 भी संभव है, 100 भी संभव है, 4.2 संभव नहीं है क्योंकि दशमलव में है। क्या बोलेंगे, सी आंसर। ठीक है,
चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना 35 नंबर क्वेश्चन पे कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। इसका मान हम 1/4 पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 के पावर -12 रखते हैं और गुणा भाग करते हैं टोटल बाबू, तो लगभग 9 × 10 के पावर 9 के बराबर आता है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। देखा जाए इसका मान को 9 × 10 के पावर 9, ये 10 के पावर 12 है, गलत है। ये 10 के पावर -12 है, ये भी गलत है। ये -9 है, गलत है। ये +9 है, सही है। ठीक है, यानी इस तरह 33 का आंसर, सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होगा। कोई विद्युत क्षेत्र है जिसका विद्युत क्षेत्र का मान E है और इसमें कोई एक आवेश है जो Q। ठीक है, ये पहले से कोई विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है E, इसमें कोई अंदर जो है Q आवेश रख दिया गया, तो इस पर कितना बल महसूस होगा। बल का मान वाट, तो बल बराबर होता है, हम पढ़े हैं एक सूत्र भी पढ़े हैं हम लोग, E बराबर F/Q, E बराबर F/Q। अब यहाँ से अगर F का मान निकालेंगे हम, ये तीछा तीछी गुणा होगा क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F बराबर क्या हो जाएगा बाबू, QE। F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र, QE। अब देखा जाए कौन सा सूत्र होगा बल का, बल मतलब F का सूत्र कौन सा होगा, Q/E होगा, नहीं Q × E होगा। ये गलत है, रूट में दे दिया है, ये बट्टा में नहीं होगा, ये वाला सही है। सही आंसर कौन सा होगा, A। ठीक है, अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम होता है। दो आवेशों के बीच, अगर मान लीजिए कि दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, तो आवेशों के बीच जो लगता है बल, उस बल को क्या कहते हैं बाबू, कूलाम नियम। कौन सा नियम कहते हैं, कूलाम नियम। और कूलाम नियम से ही इस बल का भी नाम पड़ा है कूलाम बल। 1700 कितना में बताइए, 1783 ईस्वी में कूलाम नियम की खोज हुई। ठीक है, एक बार इसका सन जो है आप लोग कंफर्म होकर बता दीजिए हमको। ठीक है, थोड़ा सा हमको लगता है कि अगर इसमें डाउट हो। ठीक है, इसका वैज्ञानिक का नाम था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जॉर्ज C.A. कूलाम। 1783 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है कैसा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को कौन सा नियम से प्राप्त होते हैं, वो कूलाम के नियम से। आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा नियम से प्राप्त होता है, एम्पियर का नियम गलत है, ओम का नियम गलत है, फैराडे का नियम गलत है, कूलाम का नियम सही है। ठीक है, इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो गया 35 नंबर क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। अब आगे हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बाबू जो कि आपके एग्जाम में कुछ पूछे हुए न्यूमेरिकल थे। ठीक है, आइए उसको हम देखते हैं। इसको *1 बोलते हैं, पहला क्वेश्चन *1 का। ठीक है, यहाँ भी हम मान लेते हैं *1, *2, *3, *4, *5। ठीक है, 5 स्टार तक देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग। *1 को देखते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान क्या होगा। देखो बाबू, बिंदु आवेश का मतलब एकल आवेश, ये बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, बिंदु आवेश एक होता है, बिंदु आवेश एक होता है, द्विध्रुव आवेश। ठीक है, तो बिंदु आवेश का मतलब एक आवेश होगा, द्विध्रुव जहां कहेगा तहां दो आवेश आ जाएंगे। ठीक है, बिंदु आवेश कहेगा तो एक जगह एक आवेश होगा, और यहाँ देखेंगे तो Q1 और Q2 दो आ जाएगा द्विध्रुव के रूप में। तो कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण अगर आप विभव का सूत्र देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। लेकिन वही द्विध्रुव के चलते देखेंगे विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, द्विध्रुव में दोनों आवेश बराबर ही होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस, यहाँ हो जाएगा Q/R²। देख रहे हैं, द्विध्रुव में दो आवेश बढ़ जाने से एक पावर भी बढ़ जा रहा है,
खाली एक आवेश के कारण आर होता है, दो आवेश के कारण आर स्क्वायर। इसी तरह विद्युत क्षेत्र भी इसका देखोगे ना तो सेम होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। अब सोचो इधर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे द्विध्रुव के चलते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर क्यू, क्यू बटा क्या बोलते हैं इसको, क्यू नहीं बोलेंगे, या पी बोलेंगे, पी बाई आर स्क्वायर या पी बाई आर क्यू। किसी में 2p बाई आर क्यू होता है, लेकिन यहाँ देखना तो ये आर क्यू। अब आपको ये सवाल ही कह रहा है कि विभव का मान क्या होगा एक बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र ये है, हमें इस पर फोकस करना है, न कि इन सब पर फोकस करना है। हमने समझाने के लिए दे दिया, यानी इस फॉर्मूला पर ध्यान देना है। बिंदु आवेश का विभव यही है। अब बताओ बिंदु आवेश का विभव देख रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, विभव ऊपर है और 1/r नीचे है, या समानुपाती का चिन्ह दे देंगे नेता घटेंगे तो। अब बताइए ये समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं बाबू? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब बताइए आर के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती होता है, गलत जवाब। आर के व्युत्क्रमानुपाती, ये बिल्कुल सही जवाब है। आर स्क्वायर तो है नहीं इसमें, इसमें भी आर स्क्वायर नहीं है, यानी ये भी गलत, आर स्क्वायर वाला गलत ऑप्शन है, सिर्फ आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, समझ गए बिंदु आवेश। अगर वही कहता द्विध्रुव के चलते बताइए विभव क्या होता है दूल के, तो वर्ग हो जाता, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती वाला हो जाता। बस समझ रही है। चलिए ज्यादा नहीं, हल्का सा हम लोग हिंट्स दिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि पहला स्टार का सिंगल स्टार का जो क्वेश्चन है, पहला स्टार का क्वेश्चन, स्टार 1 का आंसर कौन सा होगा? स्टार 1 का आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टार 2 क्वेश्चन पे। स्टार 2 का क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? यानी किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर अगर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? जो भी फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं ना, फाई बराबर क्या कहता है बाबू? गॉस का प्रमेय, आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या हो जाएगा? फाई बराबर कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं फ्लक्स बराबर क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी, यानी बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार 3 पे। स्टार 3 क्वेश्चन जो कहता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। कहता है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, आवेश का परिमाणीकरण ये दर्शाता है कि किसी भी चालक पर जो आवेश होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी चालक पर जो आवेश होता है Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में होता है। या N जो है ना, बोलेंगे कि पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसके पूर्ण गुणज के रूप में? संख्या के नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि परिमाणीकरण दर्शाता है कि, इसका ऑप्शन नहीं देते आंसर लिखते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। चलिए समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार 4 के सवाल पर। ठीक है, कहता है एक विद्युत द्विध्रुव P जिसको विद्युत क्षेत्र E के बीच क्या कोण होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था में रहे? तो सबसे पहले जानिए, ये एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक नहीं दो रेखा दिखा सकते हैं, लेकिन एक दिखाएंगे तो फिगर आपके साफ बनेगा। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। ठीक है वो,
यहाँ मान लिया कि प्लस क्यू आवेश, यहाँ मान लिया माइनस क्यू आवेश। अब बल रेखा जब अगर से इधर से निकल के आ रही है तो जरूर इधर कोई बहुत बड़ा धन आवेश होगा, इधर जा रही है तो जरूर कोई बहुत बड़ा ऋण आवेश होगा, क्योंकि बल रेखा जो है हमेशा धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो ये प्लस वाला चाहता है कि माइनस वाला को अपनी ओर खींच ले हम, और ये माइनस चाहता है कि प्लस को इधर खींच लें। तो बताइए, अगर संतुलन अवस्था में जाना चाहेगा, ये चाहेगा कि हम माइनस की ओर चले जाएं और ये माइनस चाहेगा हम प्लस की ओर चले जाएं, तो संतुलन होने के लिए या साम्य अवस्था में होने के लिए इसको ये आगे बढ़ जाएगा और ये इधर बढ़ जाएगा। इसका कोण जो है उल्टा बढ़ेगा कि घटेगा, घट करके कितना हो जाएगा बाबू, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री हो जाएगा उल्टा घट करके, ठीक है। तब ये साम्य अवस्था में आएगा। यानी साम्य अवस्था के लिए मतलब कि आकर्षण होगा, यानी प्रतिकर्षण नहीं, ये आकर्षित होकर इधर आ जाएगा, ये आकर्षित होकर उधर चला जाएगा, माइनस वाला प्लस की ओर, और ये समझिए कि एकदम इसके दिशा में लेट जाएगा। कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस तरीके से ये 45 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 0 डिग्री सही आंसर। यानी इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक ये लास्ट सवाल है, ठीक है। हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम न्यूमेरिकल को भी साथ में लेके चले हैं बाबू, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, हम लोग दिखा रहा है कि दिए गए चित्र में, यहाँ एक चित्र है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि यहाँ एक चित्र है क्वेश्चन में, एक वर्ग है जिसका हर एक भुजा आर आर है, ठीक है। चलिए आइए हम यहाँ बना देते हैं फिगर, ठीक है। इसका एक फिगर दिया हुआ है कि यहाँ हम बनाते हैं, ठीक है, यहीं बना देते हैं। एक वर्ग है, इस वर्ग में एक पर क्यू आवेश है और यहाँ भी क्यू आवेश है, यहाँ क्यू आवेश है और यहाँ छोटा क्यू आवेश है। हर एक भुजा का लंबाई आर है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी बड़े क्यू पर, यानी कि दिए गए चित्र में यदि क्यू आवेश पर कुल प्रभावी बल 0 है, किस पर, बड़े कैपिटल क्यू वाला आवेश पर, यानी इस पर या इस पर, तो हम मान लिया कि इस पर कहीं मानते हैं। इस पर टोटल बल का मान क्या है बाबू, यानी टोटल बल का मान क्या है, 0 है। तो बताइए क्यू बटा छोटा क्यू का मान क्या होगा। तो इस चीज को जानने से के लिए हम कहेंगे कि भाई इस आवेश पर कौन कौन आदमी बल लगा रहा है। तो भाई छोटा क्यू लगा रहा है इधर से, ये वाला क्यू इधर से लगा रहा है और ये वाला क्यू इधर से लगा रहा है। तो जब देखेंगे हम इसको बढ़िया से बाबू, तो ये मान लिया कि ये आवेश जो बल लगाएगा ये इधर लगाएगा F1, ये वाला जो बल लगा रहा है ऊपर से प्रतिकर्षित करेगा प्लस प्लस को, तो इसका दिस F2 हो गया, और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये हो गया F3। F3 के साथ साथ हम देख रहे हैं ये हो गया F3, इसके साथ साथ देख रहे हैं कि F1 और F2 के जो परिणाम होगा F12 भी इसी दिशा में जाएगा, ठीक है। तब बोलेंगे कि कुल बल 0 है, कुल बल क्या है जी, 0 है। यानी कि 1 और 2 का रिजल्ट जो है F12 प्लस F3, इसके कारण जो प्रतिकर्षण हो रहा है, इसके कारण जो प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका भी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा F3, टोटल का मान क्या होगा बाबू, 0 होगा। अब बताओ F12 का मान निकालोगे बाबू, F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा का जगह F1 और F2 के बीच कोण कितना बन रहा है बाबू, 90। कितना बन रहा है, 90 प्लस F3 बराबर 0। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं, टू स्क्वायर cos 90 का मान 0 होगा तो सारा अंक क्या हो जाएगा बाबू, 0 प्लस F3 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये आवेश सेम है तो F1 है, ये इधर भी वही आवेश है, तो F1 और F2 क्या होगा जी, बराबर होगा। F1 और F2 क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे F1 F2 बराबर है, तो इसको हम F1 F1 मान लेते हैं, F1 F2 बराबर भी F मान लेते हैं, F1 बराबर भी F मान लेते हैं।
ठीक है, यानी एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर प्लस एफ थ्री बराबर 0। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ कितना हो गया वो, √2 एफ स्क्वायर प्लस एफ थ्री बराबर 0। यहाँ से एफ बाहर निकल जाएगा और एफ √2 हो जाएगा और प्लस एफ थ्री हो जाएगा बराबर 0। अब बताइए बल का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये वाला बल का नाम दिया है ना एफ, इसका सूत्र निकालोगे तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, क्यू ये आवेश का मान Q है और नीचे वाला आवेश का मान क्या है बाबू, कैपिटल Q बटा R स्क्वायर √2। वहीं F3 का मान निकालोगे, अगर इसको हम बराबर को उस साइड भेज देते हैं माइनस में, तो क्या निकलेगा F3 का मान, F3 का मान निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला आवेश ये वाले से गुणा होगा Q इंटू Q बटा R स्क्वायर, यानी इसका R निकालोगे बाबू तो वर्ग की विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुणे भुजा √2R, √2 इंटू R इसका स्क्वायर। अब देखो ये से इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं क्या बच गया, Q इंटू Q बटा R स्क्वायर इंटू √2, इधर बच गया Q इंटू Q बटा 2R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, ठीक है, एक Q से एक Q कट जाएगा। अब हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2, इधर कैपिटल Q और इधर बटा में आएगा तो स्मॉल q। आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा था यही पूछा था कि Q/Q का मान कितना होगा, तो √2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, यानी सही आंसर कौन सा होगा, 5 का B। बाबू इस सवाल ने थोड़ा सा समय लिया है और ये फिगर हमने इतना कम जगह में बनाया है कि आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत आई हो, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जय हिंद बाबू। आइए हम लोग अपने इस क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कूलम्ब बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है कि दोनों है, ए और बी, आखिर में से कोई नहीं, ठीक है। तो कूलम्ब बल के बारे में जानेंगे हम। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कूलम्ब बल का मतलब होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अगर एक आवेश प्लस Q है और एक आवेश मान लिया कि यहाँ पर एक और आवेश है माइनस Q है, कोई ये Q1 है ये Q2 है, तो दोनों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल है, तो आवेश है तो आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा, वो विद्युत बल। कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी दिशा जो होती है ना, दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। इस बल की दिशा जो होती है दोनों आवेशों के केंद्र के मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है, इसलिए इसको हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं। केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है, इसलिए इसे कौन सा बल कहते हैं, केंद्रीय बल। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि विद्युत बल जो होता है, कूलम्ब बल जो होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। इस तरीके से आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी। बिल्कुल सही आंसर कौन सा है बाबू, सी। आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कूलम्ब बल कौन सा बल है बाबू, ये कूलम्ब बल को कौन सा बल कह सकते हैं, कूलम्ब बल कौन सा बल है, एक विद्युत बल भी है और एक केंद्रीय बल भी है, ठीक है। इस तरह 36 नंबर क्वेश्चन समझ पाए हम लोग। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग से चलायमान आवेश, ठीक है। आइए समरूप वेग से, आप एक चीज जानिए, अगर कोई आवेश स्थिर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश स्थिर है, अगर केवल स्थिर है, रुका हुआ है, तो ये अपने आसपास जो भी क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा बाबू, ओनली विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही आवेश गतिशील हो जाए, गति में आ जाए, तो गति में आवेश के गति को कहते हैं विद्युत धारा।
आवेश की गति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और जानते हैं जहां धारा प्रवाह होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहां धारा प्रवाह होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव दिखेगा। ये ओरस्टेड ने बताया था, चुंबकीय सुई के नियम। यानी कि आवेश के गति होने से धारा उत्पन्न होगा और धारा के उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी गतिशील होने पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और साथ में विद्युत क्षेत्र हमेशा रहेगा। अब इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बाबू? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम इसको? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार आप समझ गए कि जब भी कोई आवेश गतिशील हो, चलायमान का मतलब गतिशील हो, ठीक है, मोशन में हो, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है बाबू? केवल विद्युत क्षेत्र, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत जवाब। केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी गलत। दोनों होता है, यहाँ लिखा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों को मिला के लिखा है ना, यानी सही आंसर कौन सा होगा? सी। 37 का भी सही आंसर कौन सा होगा बाबू? सी। क्योंकि आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, अगर गतिशील हो जाएगा, अगर गति में आ जाएगा तो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। दोनों को मिला देंगे, क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कूलाम आवेश में कितने ईएसयू होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कहता है 38 नंबर। आइए 38 नंबर में कहता है एक कूलाम आवेश, अगर एक कूलाम आवेश में पूछ रहा है कितना ईएसयू होता है? ईएसयू आपसे कोई पूछ दे ईएसयू के बारे में क्या जानते हैं, तो ईएसयू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, एस फॉर स्टैटिक्स, ई फॉर इलेक्ट्रो, यू फॉर यूनिट। तो एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बाबू? तो आइए हम देखते हैं 3 गुना 10 के पावर 9। 3 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, इस तरीके से इसका मान है ये, इसको हम निकाल कर भी बता सकते हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको सीधा याद कर लेंगे। एक कूलाम आवेश में कितना मान होता है वो? 3 गुना 10 के पावर 9। सही ऑप्शन ए हो गया। आइए अब इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये बताइए, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है? आखिर दोनों होता है, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संरक्षी का और स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है या नहीं। ये जानिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। और आवेश क्या होता है बाबू? संरक्षण होता है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित का मतलब होता है आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जब आवेश संरक्षित होता है, जब आवेश संरक्षित हो, तो ये बताइए, जब आवेश ही संरक्षित होगा तो उसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र भी क्या होगा जी? वो भी संरक्षित होगा। उत्पन्न क्षेत्र भी क्या होगा? जो आवेश संरक्षित होगा तो उसके चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा बाबू? संरक्षित होगा। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है कि असंरक्षित होता है? तो हम सही आंसर क्या लगाएंगे? संरक्षित होता है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका भी आंसर सही आंसर ये होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो कहता है एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है? एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है? ठीक है बाबू, तो ये जानिए, एक स्टेट कूलाम ये आवेश का सीजीएस मात्रक है। क्या है बाबू? ये आवेश का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, ये सीजीएस मात्रक है। ठीक है, एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 गुणा 10 के पावर -9 कूलाम। ठीक है, ये भी मान है, याद करने के लिए है, याद कर लीजिएगा। एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 के पावर -9 कूलाम। इस तरीके से देखेंगे तो सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें देखा जाए पहला +9 दिया है ना, इसमें -9 दिया है, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? एक स्टेट कूलाम बराबर 3 गुणा 10 के पावर -9 कूलाम। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। कहता है 41 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 40 का कौन सा हो जाएगा बाबू? 40 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 41 नंबर पे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका एप्सिलॉन नॉट का
मात्रक बताइए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। ए बाबू ये ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालते हैं। हमने ये पढ़ा था कि इतना ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। जब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना होता है तो एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देंगे, 1/4 पाई यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा F इंटू आर स्क्वायर। ये तो संख्यात्मक मान है, इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। इसका मात्रक निकालते हैं तो ऊपर कुलाम है और नीचे भी एक और कुलाम है, कुलाम इंटू कुलाम, और बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया बाबू, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे कि ये दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, फैराड में दिया है। तो इसका मात्रक जो होता है एक और मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। ठीक है बाबू, फैराड प्रति मीटर निकालेंगे। ठीक है, फैराड प्रति मीटर होता है। अब पूछोगे सर ये फैराड प्रति मीटर कैसे निकाल रहे हैं, इसको भी हम चाहें तो प्रूफ करके बता सकते हैं एक नए फॉर्मूले पे। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं फैराड प्रति मीटर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं बाबू कि सर इस फॉर्मूले को प्रूफ करके बताइए, हम बता देते हैं। सी बराबर एक सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ठीक है बाबू, ये एप्सिलॉन नॉट, यही एप्सिलॉन नॉट है। ए जो है क्षेत्रफल है, डी जो है लंबाई है, व्यास है, दूरी है, दूरी भी कह सकते हैं, असी धारिता है। इस तरीके से इसका अगर मात्रक आप निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, सी का मात्रक फैराड हो जाएगा। सी का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, फैराड, और एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो निकालिएगा आप, फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकल गया बाबू, फैराड प्रति मीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फैराड और मीटर जाएगा ऊपर तो -1। देखे तो ये दिया है फैराड प्रति मीटर, बिल्कुल यहाँ ये बी वाला ऑप्शन सही है, यानी 41 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आप ये भी जान गए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालते हैं। हमने एक कूलाम के नियम से निकाला, और एक संधारित्र के चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही लास्ट चैप्टर है वो संधारित्र, उसके मदद से हमने निकाल दिया। ठीक है, कि सी का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फैराड प्रति मीटर। अब इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है, आपको जो भी टॉपिक अगर समझ में ना आया आप उसको एक बार रोकिए और इस बात को, मेरी बात को 1 से 2 बार समझिए, सुनिए। उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के जवाब हमने एक कारण के साथ और रीजन के साथ दिया है कि क्यों होता है, कैसे होता है। यानी 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 42 को देखते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये बताइए कि जब ये चालक है, ए है और ये बी है, ए पर भी कोई आवेश नहीं है, बी पर भी कोई आवेश नहीं है। अब बताइए जब दोनों पर आवेश नहीं है तो एक चालक को जब हम आवेशित करना होगा तो दोनों को रगड़ना पड़ेगा। जब हम आपस में रगड़ते हैं ए और बी को, तो देखते हैं कि दोनों अलग अलग कर देते हैं, जब फिर रगड़ के अलग कर देते हैं। ठीक है, रगड़ने के बाद, मान लीजिए रगड़ने के बाद जब आप अलग करते हैं, ठीक है, रगड़ने पर अलग करते हैं तो ए पर मान लिया कि पॉजिटिव आवेश दिखने लगा, 3 पॉजिटिव दिखा, और बी पे कौन सा आवेश दिखा, 3 निगेटिव दिखा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पॉजिटिव है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, 3 गो, वो 3 गो इलेक्ट्रॉन त्यागने के चलते एक घर में 3 गो प्लस वाला अधिक हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन जब एक घर में से निकल गया है बाबू ए वाला चालक से, तो इसका वजन हल्का हो गया है। इस 3 गो इलेक्ट्रॉन जो निकल के भागा है उसको बी जो है अपना घर में बुला लिया है, आ जाओ मेरे पास। अभी अपना घर में प्लस माइनस दोनों बराबर था, लेकिन बाहर से 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब क्या घर में ना माइनस वाला का संख्या 3 गो बढ़ गया है, इसलिए वो -3 गो अधिका दिख रहा है इस पर, कि इसके घर में पहले सब संख्या बराबर था, प्लस जितना था उतना ही माइनस था, लेकिन बाहर से 3 गो ले लिया है तो 3 गो अधिका दिख रहा है छत के बाहर। ठीक है, तो जिसके घर में जिसकी अधिकता होती है उसी का चिन्ह ऊपर दिखाई देता है। अगर ए पर प्लस 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 दिख रहा है यानी घर में इलेक्ट्रॉन की कमी है या प्रोटॉन की अधिकता है, और इसके घर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या प्रोटॉन की कमी है। बस समझ रही है। ये बताइए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जब कोई पदार्थ अपने अंदर ले आकर रखिएगा तो उसका आपका द्रव्यमान और पहले से बढ़ जाएगा, यानी इसका द्रव्यमान देखा जाए तो बढ़ता है, इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है और इसका द्रव्यमान घट जाता है। तो ये बताइए
इस तरीके के आवेशन जो हमने कराया, आवेशन की जो क्रिया कराया हमने चार्ज करने का, इस चार्ज में द्रव्यमान घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन मिल रहा है आपको, यानी सही आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, जब आवेश नहीं था, रगड़ करके जब हम आवेशन कर दिए तो एक पर प्लस आ जाता है, एक पर माइनस आ जाता है। जिस चालक पर प्लस आ गया वो समझो कि अपना घर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के भगा दिया है। जिस घर में से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा उसका क्या होगा जी, उसका वजन घट जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना घर में बुला लेगा उसके घर की आबादी बढ़ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा। ये बताइए, कोई ये आवेशित गोलीय चालक है, इस पर अगर आप आवेश दीजिएगा तो अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। हम ये जानते हैं कि जब किसी भी खोखला चालक को जब आप आवेश देते हैं, आवेशित प्लस आवेश भेजते हैं जब इस पर, ठीक है, तो ये आवेश चारों ओर बाहरी सतह पर ही फैलता है। अंदर आवेश का मान शून्य होता है। अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। और जब अंदर आवेश का मान शून्य होगा तो यहाँ अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। बस मारिए, एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी चालक के भीतर आवेश प्रवेश नहीं करता है। और जब चालक आवेश के अंदर प्रवेश नहीं, चालक के भीतर आवेश प्रवेश नहीं करेगा तो इसके भीतर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा। चाहे इस पॉइंट पर देखा जाए, चाहे इस पर, चाहे केंद्र पर देखा जाए, सब जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन कह दे कि विद्युत विभव का मान क्या होगा, विभव भी का मान, तो भी का मान जो सतह पर होगा, अगर सतह पर 10 वोल्ट है तो यहाँ अंदर भी 10 वोल्ट होगा। कहीं भी देख लीजिए V बराबर 10 वोल्ट मिलेगा। विभव सेम सेम मिलेगा सब जगह, सतह के विभव के बराबर ही अंदर विभव होता है। तो हमको विभव नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, विद्युत क्षेत्र। कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा। विद्युत तीव्रता का मतलब E का मान क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे बाबू, शून्य। क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर सी। अब आते हैं 44 नंबर। कहता है पी आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव है जिसे विद्युत तीव्रता ई वाले तीव्रता में एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। ये बताइए, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र है ऐसे, और इसमें एक द्विध्रुव को रखा गया है। ठीक है, ये द्विध्रुव हो गया, मान लेंगे प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, द्विध्रुव है। अब कह रहा है कि इसको रखा गया है ताकि इस पर दो बल लगता है। ठीक है, ये प्लस वाला है तो इसको इधर ढकेलना चाहता है, माइनस वाला है तो इसको इधर खींचना चाहता है। इस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब कि इस पे मूवमेंट उत्पन्न, दो फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल फोर्स है। एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये मूव करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, घूर्णन करने का। तो जो यह घूर्णन करने वाला जो बलाघूर्ण लग रहा है, उस बलाघूर्ण का मान क्या होगा। ये बताइए, हम लोग पढ़े हैं ना, टाउ बराबर क्या होता है बाबू, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा, इसको अगर हम लिखते हैं सदिश के रूप में तो पी क्रॉस ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, पी क्रॉस ई। जब सदिश बनाएंगे हम तो क्या लिखेंगे, टाउ बराबर पी क्रॉस ई। इस हिसाब से कौन सा सदिश, कौन सा फॉर्मूला हमारा सही होगा बाबू, ये गलत है, ये गलत है, ये डॉट गुणनफल, ये क्रॉस गुणनफल। तो कौन सा, ये साइन थीटा है ना, यहाँ पे एन कैप भी होता है, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा के लिए क्या लिखते हैं, क्रॉस। बिल्कुल सही जवाब, आपका सही आंसर हो गया ए 44। ठीक है, अब इसी के साथ हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, कि यदि किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। ये बताइए, कोई गोला है, इस पर आपने आवेश दे दिया, इस पे आपने जो आवेश दिया है उस आवेश का मान दिया है Q बराबर 10 कूलम, 10 माइक्रोकूलम। कितना दिया है बाबू, Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। इस माइक्रो को बदलिएगा तो 10 माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 कूलम। क्लियर। अब कहता है कि उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगी, यानी फ्लक्स यानी फाई बराबर वाट, यानी इस सतह से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, उस बल निकलने वाली बल रेखा की संख्या जितना बताना है, फ्लक्स का मान। चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा, इस फ्लक्स का मान बताना है वाट। तो फाई बराबर जानते हैं गॉस के प्रमेय से Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q बटा, एक तो तरीका है कि आवेश का मान रखे, इसके संख्या से एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85, 10 के पावर माइनस 12, उससे भाग दे दीजिए
भाग दीजिएगा ना, फंस जाइएगा गुणा भाग में, लंबा चला जाएगा, समय ले लेगा। इसको शॉर्ट तरीका बनाने का क्या तरीका है, जब भी ऐसा सवाल आए एग्जाम में, आप क्या करोगे, 4 पाई से गुणा कर लेना, क्यू बटा यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई दिए है ना नीचे, तो एक तरफा तो काम करेगा नहीं, इनको फ्री में तो देंगे नहीं, ऊपर भी हम लोग 4 पाई दे देंगे। ठीक है, अब यहां से काम करते हैं। एक चीज बताइए, आप लोग देखे होंगे क्यू का मान कितना दिया है, 10 के पावर, इसको हम चाहें तो सीधा कर सकते हैं ना, 10 के पावर -5 कूलम। तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर -5 कूलम बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 × 10 के पावर 9, उसके बाद से 4 पाई। अब आप इसको गुणा भाग कीजिएगा बाबू, तो 9 चौके 36 पाई, 9 चौके 36 पाई और गुणे 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -5 है, तो 9 और -5 जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 पाई और गुणे 10 के पावर 4। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये इसका फ्लक्स है तो वेबर इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए इसका ये चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, एक और मात्रक होता है, देखिए 10 के पावर 4 कौन सा है, फाई के मान 36 पाई × 10 के पावर 4, 36 पाई 10 के पावर 4, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 गलत है, गलत है, ये -4 है, ये +4 है, ये वाला सही आंसर है, यानी 45 का सही आंसर कौन सा है बाबू, ए। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, पहले आवेश के मान को हमने एसआई मात्रक कूलम में बदल दिया। फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस के प्रमेय से, एप्सिलॉन के मान रखते तो ज्यादा गुणा कठिन हो जाता, इसलिए हमने 4 पाई नीचे भी दिया, 4 पाई ऊपर भी दिया, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हैं कूलम के नियम में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, और उसके बाद आवेश का मान क्यू का मान 10 के पावर -5 और 4 पाई के 4 पाई, पाई के मान 3.14 नहीं रखे क्योंकि फिर लंबा हो जाता। आंसर हमारा पाई में दिया है, तो 9 चौक 36 पाई और 10 के पावर 9 में से 5 गया 4। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बाबू, ये हिंदी और सब्जेक्ट लैंग्वेज वाली भाषा का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका हर एक ऑब्जेक्टिव में हमने रीजन के साथ सॉल्यूशन भी दिया है और कारण बताया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगते हैं इसमें, इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि इतना ज्यादा समय लेकर के हमने कम बताने की कोशिश की है, हमने उसी समय में कोशिश किया है कि पर्याप्त कम समय में ही आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं मैं। अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठीय घनत्व में होता क्या है बाबू, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मतलब होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, यानी सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, पढ़े होंगे आप लोग। अब बताइए इसका मात्रक पूछता है, तो आवेश का मात्रक क्या लिखेंगे हम, कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। इसको हम चाहें तो संकेत में लिखेंगे सी और बटा में मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कूलम और मीटर के पावर -2। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कूलम मीटर, कूलम वोल्ट प्रति वोल्ट न्यूटन मीटर, ये वाला सही आंसर है, यानी ए। 46 का कौन सा ऑप्शन है सही है, ए है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बताइए ऋण आवेश में कौन सा कण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर धनावेश को आता पूछ देता कि 8 कूलम धन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन धनावेश नहीं होता है। ठीक है, धनावेश में प्रोटॉन होते हैं। चलिए सवाल सही करने के लिए ऐसा लिखना ही पड़ता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऋण आवेश में ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो कितने मिलेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम ऋण आवेश में, 1 कूलम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम ऋण आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 10 के पावर 18 होती है। ठीक है, अब 1 कूलम में इतना होता है तो 2 कूलम में कितना होगा, 200 गुना, 3 कूलम में कितना होगा, 300 गुना। अब 8 कूलम आवेश कह रहा है ना, चूंकि 1 कूलम में इतना, इसलिए 8 कूलम, ये माइनस दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ऋण आवेश है तो 8 कूलम आवेश में कितना, 8 से गुणा कर देंगे हम, 6.25 10 के पावर 18 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, जितना भी गुणा कीजिएगा 50 आएगा, 50 को 10 के पावर 18। गुणा करने का तरीका बताना होगा, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आप इतना जानिए कि 8 5 40 को 0, देखिए गुणा कर देते हैं। 8 5 40 को 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 को 0 हाथ में 2, 8 6 48, 2 50। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कितना आ गया बाबू, 50 गुणे 10 के पावर 18 गुलाम। ठीक है, देखिए तो इतना आंसर दिया है कहीं, 50 गुणे 10 के पावर 18। अगर नहीं दिया है तो ये 10 का जो 0 है उसको इसमें भेज देंगे, वो तो एक और पावर बढ़ जाएगा, 10 के पावर 19 हो जाएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू, 5 गुणे 10 के पावर 19, 5 गुणे 10 के पावर 19, 10 के पावर 19 है, 19 है, लेकिन 5 कहीं नहीं दिख रहा है, 5 5 हाँ यहाँ दिख रहा है। यानी सही आंसर कौन सा हो गया, ए। सही आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं अब फिर। ठीक है बाबू, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बाबू, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 कूलम आवेश के दो बराबर और विपरीत आवेश को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो इस निकाय के द्विध्रुव गुण क्या होगा। आइए समझते हैं। ये एक आवेश हो गया और ये एक आवेश हो गया। इस आवेश का मान कह रहा है 5 कूलम, इसका भी मान कह रहा है 5 कूलम। बस कह रहा है कि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों की लंबाई जो है ना 12 बराबर 5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं। अब कह रहा है कि इसका द्विध्रुव गुण बताइए, तो बताइए P का मान निकालना है, तो P बराबर क्या होता है बाबू, Q इंटू 12, Q इंटू 12। ये बताइए, ये 5 सेंटीमीटर कह रहा है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 5 गुण 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। आवेश का मान 5 5 दिया है, तो कोई एक मान 5 ले लेंगे, और 12 का मान कितना लिया है बाबू, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 2। अब इसको हम गुणा करेंगे, 50 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर, 2 कुलाम मीटर। कितना हो जाएगा बाबू, ये कुलाम और ये मीटर। यानी इस प्रकार से आपका सही आंसर कितना हो गया, 25 गुणे 10 के पावर माइनस 2 कुलाम मीटर। इसमें सही आंसर कौन सा होगा बाबू, 25 गुणा 10 के पावर माइनस 2। ये 5 गुणे 10 के पावर माइनस 2 गलत है, ये 25, ये वाला सही आंसर है। ठीक है बाबू, यानी 48 का सही आंसर कौन सा होगा, बी। देख लीजिए, हमने बना के बता दिया। ठीक है, आप इसको प्लस क्यू बराबर मान सकते हो, इसको माइनस क्यू बराबर मान सकते हो। क्लियर। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पे, साफ कर दें। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू हम लोग। जब 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक विद्युत द्विध्रुव जो दो विपरीत आवेशों से बना है। जानते हैं बाबू कि द्विध्रुव जो है हमेशा विपरीत आवेश से ही बना होता है। ठीक है, द्विध्रुव जो है हमेशा विपरीत आवेश से ही बना होता है। ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, एक पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश है। कह रहा है जिनका परिमाण इतना और इतना है, यानी प्लस वाले का मान कह रहा है कि प्लस 3.2 10 के पावर माइनस 19 कुलाम, और माइनस वाले के कह रहा है माइनस 3.2 10 के पावर माइनस 19 कुलाम है। ठीक है, और इनके बीच की लंबाई इतना मीटर है, यानी लंबाई 12 का मान दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी P बराबर वाट। तो हम जानते हैं ना कि P बराबर क्या होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा बाबू, Q इंटू 12, Q इंटू 12। Q का मान कितना दिया है, दोनों पर सेम है, तो हमको चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ मान लेना है 10 के पावर माइनस 19। और 12 का मान देखेंगे सेंटीमीटर में दिया है मीटर में, पहला वाला सवाल में सेंटी दिया था तो हमने मीटर में बदला, ये तो खुद मीटर में है, इसमें बदलने की जरूरत ही नहीं, गुणा कर देंगे डायरेक्ट। 2.4 10 टू दी पावर माइनस 10। अब इसको गुणा करेंगे हम, तो गुणा करेंगे कैसे होगा, 32 का पारा 24, दशमलव भुला जाइए, दशमलव लास्ट में बैठा देंगे हम लोग। 32 का पारा 24 बार, चाहे 24 का पारा 32 बार। आइए 24 का पारा आसान है, 24 दूना 48 का 8 हाथ में 4, और 24 या 72 और 4 76। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक दो अंक हो गया, तो एक एक दो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। गुणे 10 के पावर माइनस 19 है, इधर 10 के पावर माइनस 10 है, दोनों जोड़ देंगे हम, तो P के मान जो आएगा 7.68 गुणे 10 के पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। यानी P का मान कितना आ गया बाबू, देख लीजिए कैलकुलेशन के साथ, समझ में आ रही है। यानी कि 7.68 गुणे 10 के पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। कौन सा इसका आंसर, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव हमने नहीं लिखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा P बराबर 7.68 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 कूलम मीटर। ठीक है, इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट
चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहता है दो आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्व बल का अनुपात कितना होता है। ये इस क्लास का आज का लास्ट सवाल है, ठीक है। आइए इस लास्ट सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। 49 का सही आंसर हो गया। P बराबर 7.68 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। इसका ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने आंसर मान नहीं लिख दिया। अगला कह रहा है दो आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्व बल। अगर मान लिया जाए कि दो आवेश हैं, दो आवेश में कोई आवेश Q1 Q2 चाहे दो गो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, दो गो प्रोटॉन मान लीजिए, कोई दो आवेश ले लीजिए निकालने के लिए, ठीक है। उन सबके लिए मान यही सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो कहता है कि दो आवेश है, मान लीजिए कि दो आवेश है यहाँ पर, एक आवेश यहाँ और एक आवेश यहाँ पर है। एक दोनों मान लीजिए कि दोनों के बीच एक विद्युत बल लग रहा है। जाहिर सी बात है बाबू, अगर आवेश होगा तो विद्युत बल लगेगा, ठीक है। अगर द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। दोनों के बीच की दूरी r है। आवेश के चलते कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल, ठीक है। और द्रव्यमान के चलते कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। अब कह रहा है सवाल में कि अनुपात निकालिए विद्युत बल यानी विद्युत बल वाला बल का अनुपात और F जो है गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालिए। गुरुत्व बल का अनुपात निकालिए। अब इसका फॉर्मूला मान रखिएगा तो आपका आएगा मान 10 के पावर 36/1 यानी 10 के पावर 36। अब हम आपको ये सूत्र नहीं बता रहे हैं, चाहे रुकिए बता ही देते हैं। यहाँ पर विद्युत बल का सूत्र जब भरिएगा यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश का मान इंटू आवेश, और फिर इसका जो है क्या बोलते हैं दूरी जो होगा r²। और गुरुत्व बल का सूत्र भरिएगा G(m1 × m2 बटा r²। और दो इलेक्ट्रॉनें ले लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनें ले लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रखिएगा, दूरी से तो दूरी कट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 रखिएगा दो बार। और द्रव्यमान पूछेगा तो 9.1 का रखिएगा, 9.1 10 के पावर -31 kg। गुणा भाग कीजिएगा ना टोटल तो 10 के पावर 36 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू? 10 के पावर 36 अनुपात 1 मिलेगा। इसमें सही आंसर कौन सा होगा इनका अनुपात में देखा जाए तो ये वाला सही आंसर कौन सा है? वो सी। ठीक लग गया था पहले से ही, ठीक है। 10 के पावर 36 इतना होगा। यानी विद्युत बल मजबूत होता है और गुरुत्व बल जो है कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है विद्युत बल, ठीक है। आज के लिए हम लोग इस क्लास के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।